वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम हमारा चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया है भूगोल का, क्लास 6 हम जो एसएसटी का कर रहे थे। तो इसमें हमारा जो थर्ड चैप्टर है वो है पृथ्वी की गतियां। तो पृथ्वी का जो है कई तरीके की गतियां होती हैं, उनके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या होती है गतियां और किस तरीके की होती है। तो जैसा कि आप जानते हैं पृथ्वी की गति दो प्रकार की है, एक है घूर्णन और दूसरी है परिक्रमण। एक तो क्या है घूर्णन और दूसरी परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। जैसे कि ये पृथ्वी है तो ये अपने अक्ष पर ही घूम रही है, ये पृथ्वी है अपने अक्ष पर जो है घूम रही है, मतलब इस तरीके से जो है ये घूमती रहती है। ये जो है ना, ये मान लीजिए ये पृथ्वी है, इस तरीके घूमती रहती है, इसको घुमाते रहो तो यूं करके क्या है घुमाते रहो, ये घूमती रहेगी। इस तरीके से जो अपने अक्ष पर घूमती है उसे हम क्या कहते हैं, घूर्णन कहते हैं। और सूर्य की चारों ओर अगर घूमती है एक स्थिर कक्ष में, पृथ्वी की गति को हम परिक्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं, परिक्रमण। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो पृथ्वी की गति जो है दो प्रकार की है, घूर्णन और परिक्रमण। एक तो हो गया घूर्णन और एक हो गया परिक्रमण। जब सूर्य के चारों स्थिर कक्षा में पृथ्वी चक्कर लगाती है, जैसे ये सूर्य है और ये पृथ्वी है तो ये यूं करके इसके चक्कर लगाती है। ठीक है। तो ये ऑर्बिट में चक्कर लगाती है यूं करके, होता ये इस तरीके का है। ठीक है, क्योंकि ये गोल नहीं होता, ये अलग से एक और पाथ होता है जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो एक तो हमने देख लिया घूर्णन और एक देख लिया परिक्रमण। अब आगे चलते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। तो जो पृथ्वी का अक्ष है ना, वो एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66 हाफ डिग्री का कोण बनाता है। ये देखिए पृथ्वी का जो ये अक्ष है वो एक काल्पनीय रेखा है, और ये जो इसका है ना कक्षीय सतह, ये इसकी कक्षीय की सतह है जो इस कक्षा में ये जो है सूर्य के चारों चक्कर लगाता है, उस कक्षा की ये सतह है। तो ये उससे 66 हाफ डिग्री का कोण बनाती है। देखिए बना रही है। अब आगे चलते हैं। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं, और वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कक्षीय समतल। ये कक्षीय समतल है क्योंकि ये जो कक्ष है उसके द्वारा बनाया गया। कक्ष मतलब ऑर्बिट, जिसके द्वारा बनाया गया। तो पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है, बिल्कुल करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है। हाँ है, पृथ्वी का आकार गोले के समान है नहीं है, बिल्कुल। इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। तो पृथ्वी का आकार जो है गोले के समान होता है, और इस वजह से पृथ्वी का आकार इस वजह से क्या होता है कि एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। यहाँ पे देखिए इस चित्र में आप ध्यान दीजिए, सूर्य है, इसके देखिए एक ही भाग में रोशनी प्राप्त हो रही, दूसरे भाग में कोई अंधकार भाग, दूसरे भाग, और यहाँ पे देखिए दिन होता है। आधे भाग पर ही रोशनी है। अब सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, सूर्य की ओर वाला भाग है इसमें दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है, ये देखिए उसमें रात होती है। उसमें क्या होती है, उसमें रात होती है। और ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। और जो ये दिन और रात को विभाजित करने वाला जो ये वृत्त है, ये वृत्त आपको एक लाइन दिख रही है मगर ये ऐसे एक वृत्त है पूरा, तो ये जो है एक प्रदीप्त वृत्त है। क्या है, प्रदीप्ति वृत्त। आपसे पूछा जा सकता है कि प्रदीप्ति वृत्त किसे कहते हैं, तो ये आपसे आंसर हो जाएगा। तो यह वृत्त अक्ष के, ये दो भागों में बांट रहा है, तो यह वृत्त जो है अक्ष के साथ नहीं मिलता। आप सबको लग रहा होगा कि अक्ष भी सीधे ही है, बट ये अक्ष और ये जो परिदीप्ति वृत्त है ये अलग अलग है। ठीक है, जैसा कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं। ये रहा आपका 3.2। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लेती है। पृथ्वी जो है ना, ये जैसे मान लो ये पृथ्वी है, ठीक है, ये अपने अक्ष पर घूम रही है, ऐसे ऐसे नहीं,
ये पृथ्वी है, तो यहाँ पे इसको घुमाओ, पृथ्वी इस तरीके से अपने अक्ष पर जो है घूमती जा रही है। और मान लो ये सूर्य है, सूर्य के चारों ओर इस तरीके से घूम रही है, तो परिक्रमण हो गया, और ये अपने अक्ष पे यूं घूम रही है, तो ये घूर्णन हो गया। तो ये बात है। अब अगर देखेंगे पृथ्वी अगर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है ना, मतलब एक अक्ष कंप्लीट कर रही है, तो कितने में कर रही है? वो कर रही है 24 घंटे में। 24 घंटे में ये अपना एक चक्कर जो है पूरा कर लेगी, पूरा एक व्रत घूम जाएगी। और पूरा व्रत घूमेगी तो आप जानते ही 360 डिग्री तो घूमेगी ही घूमेगी। तो 24 घंटे में 360 डिग्री घूम के पूरा का पूरा चक्कर जो है पृथ्वी लगा लेती है। किसका? सूर्य का। और किसका लगाई? सूर्य का ही लगाई। तो घूर्णन के समय काल को पृथ्वी का दिन कहा जाता है, और जो घूर्णन होता है वो समय काल को जो है पृथ्वी का दिन कहा जाता है। ठीक है, ये हमने यहां से देख लिया। जब चक्कर लगा रही है तो जब घूर्णन हो रहा है, घूर्णन के समय काल को पृथ्वी का दिन कहते हैं। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। जब घूर्णन है, ये घूर्णन का समय काल है, ये घूर्णन कर रही है ना, तो ये जितने घूर्णन कर लेगी उसे हम क्या कहते थे? दिन कहते थे। मान लो इसने एक घूर्णन किया, वापस उसी जगह पे आ गई, तो उसे हम क्या कहेंगे? दिन कहेंगे। तो वो पृथ्वी का दिन होता है। दिन में दिन और रात दोनों शामिल है। ठीक है, ऐसा नहीं है दिन अपन बोलते हैं ना एक दिन, उसमें दिन भी होता है, रात भी होती है, सुबह भी होती है, शाम भी होती है। तो वही बात है, यह पृथ्वी की दैनिक गति है। इस तरीके से पृथ्वी की जो है दैनिक गति चलती रहती है, एक चक्कर एक दिन दो, इस तरीके से ये चलता रहता है। तो ये हमारी पृथ्वी की दैनिक गति हमने समझ ली। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। अब चलिए आगे चलते हैं। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा भाई? मगर ये जो हमने बताया कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर इस तरीके से घूमती जा रही है, मगर मान लीजिए घूमे ही नहीं, तो फिर क्या होगा? घूम रही है तभी तो दिन रात हो रहे हैं, घूमना बंद तो शाम सुबह होगी ही नहीं। एक जगह शाम होगी, एक जगह सुबह होगी, और शाम ही होगी पूरे दिन भर, या फिर सुबह ही होगी पूरे दिन भर। तो सूर्य की तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा। जो सूर्य की तरफ होगा वहां पे हमेशा दिन होगा। यहाँ देखिए, ये सूर्य की तरफ था, यहाँ पे दिन होगा, और ये घूम भी नहीं रहा, तो दिन ही दिन मिलेगा आपको, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार बढ़ेगी। बिल्कुल। और दूसरे भाग में हमेशा अंधकार रहेगा, तो पूरे समय ठंडक पड़ेगी वहां पे। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं है। और ऐसे अवस्था होगी तो जीवन जो है बिल्कुल संभव नहीं होगा, कि भाई पृथ्वी तो घूम ही नहीं रही, स्थिर है, सूर्य की रोशनी इधर पड़ रही है, दिन ही पड़ा रहेगा, पूरे पूरे सब साल निकल जाएंगे, दिन ही रहेगा हर दिन। तो इस तरीके की स्थिति में हम रह नहीं सकते। हमारा जीवन जो है वो क्लाइमेट इस तरीके के पे नहीं जी पाएंगे। इस वजह से पृथ्वी में ऐसा क्लाइमेट नहीं है, इसका बहुत बड़ा लाभ हमें मिल रहा है और हम यहाँ जी रहे हैं। तो इस तरीके में हम नहीं जी सकते, क्योंकि ये घूम रही है, तो दिन रात होते जा रहे हैं, इस वजह से जी रहे हैं। तो ये बात है, ये आपको समझने में आ गया कि पृथ्वी अगर स्थिर हुई तो हम नहीं जी पाएंगे। चलिए, यहाँ तक हमने देख लिया। अब इस वाले डायग्राम के बारे में हम आगे नीचे बात करेंगे। पृथ्वी की दूसरी गति को सूर्य के चारों कक्ष में होती है। दूसरी गति का मतलब ये नहीं है कि भाई ये कोई दूसरी गति है, ये दूसरा प्रकार है। एक हमने क्या पढ़ा था? घूर्णन। एक पढ़ा था परि वाला, तो ये परि वाला है, परिक्रमण वाला है, ये भाई परिक्रमण करती है। तो जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होता है परिक्रमण, उस गति की बात कर रहे हैं, और उसे परिक्रमण कहा जाता है। बिल्कुल कहते हैं। तो पृथ्वी एक वर्ष या 365 और 1/4 दिन में सूर्य का चक्कर लगाती है। तो मतलब पृथ्वी जो है एक चक्कर लगा लेती है सूर्य का, और एक चक्कर जो है एक साल में लगाएगी। एक साल में हम जानते हैं 365 दिन होते हैं, मगर 365 नहीं होते एक्चुअल में, 365 1/4 दिन होते हैं एक साल में। और इसी में पृथ्वी जो है पूरे सूर्य का चक्कर लगा के खत्म कर देती है अपना काम। अब हम तो मानते हैं भाई 365, तो इनका क्या? इनका भी तो कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा ना, क्योंकि 365 तो हमने देख लिया कि भाई 365 दिन होते हैं, बट इसका क्या करेंगे? चलिए वो देखते हैं। हमने देख लिया सूर्य के चारों चक्कर लगाती है, इस समय ये होता है, और एक साल में चक्कर होगा वो पूरे सूर्य का, इसी वजह से एक साल मानते हैं। और एक दिन पृथ्वी खुद घूमती है, वो एक दिन होता है। तो हम लोग एक वर्ष में 365 दिन मानते हैं, तो सुविधा के लिए 6 घंटे को नहीं जोड़ते। ये 1/4 क्या हो गया? अगर आप इसे देखें तो 1/4 का दिन है, इसे घंटे में बनाओ, घंटे में बनाना पड़ेगा दिन को, तो 24 से ऊपर करो,
एक दिन में 24 घंटे होते हैं ना, तो 24 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 घंटे आ जाएंगे, और 324, 6 घंटे जो है इसमें हम जोड़ते ही नहीं है, 365 मानते हैं। तो 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलाकर एक दिन बनेगा। मान लो ये 6 घंटे हैं, अगर इनको हम 4 वर्षों से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 6 चौक 24, तो 24 घंटे हो गए 4 साल में। तो मतलब 4 साल में हमने 24 घंटे बचाए। अब इन 24 घंटों को कहीं ना कहीं तो जोड़ना पड़ेगा, तो हमने क्या किया, 24 घंटे के बराबर तो हो ही गए। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ दिया, क्योंकि फरवरी में 28 होते हैं, 29 कर दो, ताकि हमारा ये जो बचा हुआ है वो भी सेटल हो जाए। हमने फरवरी में जोड़ दिया एक दिन, तो इस प्रकार हर चौथे वर्ष में 28 के बदले 29 दिन होते हैं फरवरी में, मतलब फरवरी में। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है, ठीक है। ऐसा दिन जिसमें 366 दिन होते हैं उसे हम लीप वर्ष क्या कहते हैं, लीप वर्ष। अब आपको ये पता लगाना है कि लीप वर्ष कब होगा। आप पता लगा सकते हैं, जैसे कि आज का दिन है, आप कैलेंडर उठाइए, कैलेंडर उठाएंगे उसमें देखिए 29 तारीख वाली फरवरी को, और 29 तारीख वाली फरवरी से 4 साल आगे जाइए, और फिर आप देखेंगे 4 साल आगे फिर 29 तारीख आपको दिखेगी, वरना हर जगह 28 होगी। 29 तारीख के बाद 4 साल देखिए, फिर 29 तारीख, फिर 4 साल देखिए, फिर 29 तारीख। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कब कब लीप वर्ष था, जहां जहां 29 तारीख होगी वो वाला वर्ष कौन सा होगा, लीप वर्ष होगा। तो इस तरीके से हम पता लगा लेंगे। तो चित्र 3.3 से स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। कौन सा पथ, दीर्घवृत्ताकार। दीर्घवृत्ताकार कैसा होता है, जो मैंने आपको बनाया ना, ये दीर्घवृत्ताकार, मतलब इस तरीके का पथ होता है, ठीक है, इसे हम दीर्घवृत्ताकार ही कहते हैं। तो उसमें चक्कर लगाती है, ना कि गोल में। यहाँ बीच में सूर्य हो गया, तो पृथ्वी है यहाँ पे घूमती जा रही है इसके चारों ओर, जो गति कर रही है। ये कोई और पृथ्वियां नहीं है, सिर्फ एक ही पृथ्वी है, बस किसी की गति बता रहा हूँ। ये घूमती रहती है यहाँ से यहाँ पे, इस तरीके से चक्कर लगाती है, अलग अलग पोजीशन आती रहती है, अलग अलग स्थितियों में आती रहती है। अब ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। आप सब जानते हैं पृथ्वी जो है ना किधर झुकी हुई थी, जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, तो किधर झुकी होगी, इधर इस साइड में, और इसी डायरेक्शन में झुकी रहती है, और कहीं झुकी नहीं रहती। तो अगर हम इसको बनाए तो कैसे, ये ऐसे नहीं होगा, यहाँ पे यूं करके इधर कर देंगे यूं, क्योंकि इस जगह घुसी है, इस जगह जो है झुकी हुई है, तो हमने यहाँ पे इस तरीके से कर दिया, ठीक है, तो ये हमारा हो गया। तो इस तरीके की चीजें जो है हमने यहाँ पे देखी। चलिए आगे चलते हैं। सामान्यतः एक वर्ष में गर्मी, सर्दी, वसंत, शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। तो एक साल में आपको गर्मी भी मिलेगी, सर्दी भी मिलेगी, बसंत भी मिलेगी, और शरद ऋतु भी मिलेगी। ये सारी ऋतुएं मिलेगी। शरद ऋतु के बाद जैसे आपका गर्मी आ जाएगी। तो इस तरीके की चीजें हो जाती है, ठीक है। तो वसंत के बाद देखें तो फिर से सर्दी आ जाएगी, तो ये चलता रहता है। तो इन सब में हम बांट सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य की ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण, जैसे मैंने आपको बताया है किस तरीके से सूर्य के प्रति तो अलग अलग स्थितियों में है, कभी पास में है, कभी पास है, तो कभी दूर है। तो इस वजह से अलग अलग जो है हमारी पृथ्वी पे और हमारे जो है पर्यावरण में कई तरीके की चीजें होती है। इस तरीके का हमने यहाँ पे देख लिया। अब चलिए आगे चलते हैं। चित्र 3.3 हमें देखना है, अभी देखते हैं उसको। पहले हम ये पहला इसका बिंदु अध्ययन कर लेते हैं कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। कब, 21 जून को जो उत्तरी गोलार्ध है ना वो सूर्य की तरफ झुका हुआ है। चलिए देख लेते हैं। और सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। चलिए देखते हैं। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ है। ये देखिए यहाँ पे इस चित्र के बारे में। 21 जून, अब आप जानते हैं ये बीच में जो है विषुवत वृत्त होता है, वो दो भागों में बांट देता है इसको, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। अब यहाँ पे देखिए 21 जून वाले समय में उत्तरी गोलार्ध जो है सूर्य के किरणें उत्तरी गोलार्ध पे पड़ रही है। माना कि थोड़ा दक्षिणी गोलार्ध है मगर उत्तरी गोलार्ध पे ज्यादा है, तो उत्तरी गोलार्ध पे पड़ रही है, ठीक है, ये आपने देख लिया यहाँ से। और उत्तरी गोलार्ध पे पड़ रही है तो उत्तरी गोलार्ध पे क्या है,
कर्क रेखा, मकर रेखा तो नीचे है ना दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, तो कर्क रेखा पर भी पड़ रही है। तो चलिए यहाँ से तो हमने देख लिया कि जो बोल रहा है बात सही है इसकी। और चूंकि ज्यादा रोशनी यहीं पे पड़ रही है, यहीं पे उष्मा भी अधिक होगी परिणाम के स्वरूप, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब धुआं के पास वाले क्षेत्रों में जो ध्रुव है ना, ध्रुव सॉरी धुआं नहीं, ध्रुव, ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम उष्मा प्राप्त होती है। जो ध्रुव होते हैं ना, नॉर्थ पोल मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, उनमें क्या होता है, उष्मा कम होती है। अब मैंने आपको ये तो बता दिया, ये जो उत्तरी ध्रुव है वो सूर्य की उष्मा के उधर है, सूर्य की जो रोशनी है उसके उधर है, मगर इसके जो अंदर है ये बहुत छोटे छोटे गोले होते हैं। आपको पता है विषुववृत्त छोटे छोटे गोले होते हैं, ये बहुत छोटा गोला होता है। तो यहाँ पे जो है इसकी गर्मी पहुंच नहीं पाती, तो यहाँ पे और यहाँ पे तो होगी इसे क्योंकि अभी इसकी रोशनी नहीं निकली, और यहाँ पे ठंडक ही होती है। लग रहा है कि सूर्य की रोशनी पड़ रही होगी मगर यहाँ ठंडक होती है, ठीक है। इस वजह से आर्कटिक सर्कल आपने सुना है, वहां पे ठंड होती है, वहां पे हमेशा ठंड इसी वजह से होती है क्योंकि वो इतनी दूर है कि वहां पे रोशनी चाहे पहुंच भी जाए ना तो भी वहां जाते जाते गायब ही हो जाती है, इसी वजह से। तो वहां पे उष्मा नहीं होती, ये हमने देख लिया, कम उष्मा प्राप्त हो रही है क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। जब वो यूं है तो यहां से पड़ेगी तो तिरछी आएगी ना, तो इस वजह से वहां पे नहीं हो पाती, वहां तक तिरछी पड़ेगी तो ऊपर है वो, तो यहाँ पे पड़ रही है तो कहां से पहुंच पाएगा, ये तो क्या ऊपर है और ये यहाँ पे पड़ रही है तो तिरछी है, तो यहाँ पे उत्तरी ध्रुव वहां तक तो पहुंच ही नहीं पाएगी, यहाँ तक भी खत्म हो जाएगी। तो उनर ध्रुव की तरफ झुका होता है, उनर यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये उत्तर है, इसको करेक्ट कर लीजिए। तो ये उत्तर ध्रुव की तरफ झुका होता है, ठीक है। चलिए मान लिया उत्तर ध्रुव की तरफ झुका होता है, तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। और उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले जो भाग है ना, उन पर 6 महीने तक क्या होता है, लगातार दिन बना रहता है। लगातार दिन का मतलब ये है कि वहां पर ज्यादातर जो है दिन रहते हैं, 6 महीने दिन रहता है, दिन बड़े होते हैं वहां पे, ठीक है। कहां पे, उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पे। और चूंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी पड़ती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तर भाग में गर्मी का मौसम होता है। और 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन, सबसे छोटी रातें होती है और पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। मैं आपको बता देता हूं इससे, यहाँ पे देखिए, अब चूंकि रोशनी पड़ रही है तो इस वजह से जो है यहाँ पे दिन बड़े होंगे और रात्रि जो छोटी होगी, मगर ऐसा तो नहीं एक दिन में सिर्फ दिन ही पड़ेगा, रात भी आएगी, तो क्योंकि ये घूमते रहते हैं, आपको पता ही है, यहाँ पे अपने यहाँ पे है तो अपने आप को घूमते भी रहेंगे, जब घूमते रहेंगे तो दिन रात तो होता ही रहेगा। तो यहाँ पे देखा जाए ना तो इस तरीके से 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु मतलब सर्दी होगी, और दक्षिणी गोलार्ध में सॉरी ग्रीष्म ऋतु यानी यहाँ पे अलग चीज होगी, और दक्षिण गोलार्ध में क्या होगी, शीत ऋतु होगी। क्या होगी, शीत ऋतु, ठीक है। ये हमने देख लिया यहाँ पे शीत ऋतु क्यों होगी, साफ साफ पता लग रहा है क्यों, क्योंकि इधर तो रोशनी कम पड़ रही है, इधर रोशनी जो ज्यादा पड़ रही है, ठीक है। इधर दिन बड़ा होगा और इधर छोटा, तो इधर रात्रि होगी, तो ये जो है शीत ऋतु में, शीत ऋतु क्या होती है, शीत मतलब सर्दी, ग्रीष्म मतलब गर्मी, तो ऊपर गर्मी है नीचे सर्दी है। तो ये हमारा 21 जून वाला हो गया, जिसमें हमारे दिन तो होते हैं लंबे और जो रातें होती है वो होती है छोटी। चलिए यहां तक तो हमने ज्ञात हो गया, और इसे हम उत्तर अयनांत कहते हैं, इसको ध्यान रखिए, पूछा जा सकता है उत्तर अयनांत किसे कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरण सीधी पड़ती है। चलिए 22 दिसंबर चलते हैं भाई, इसमें बोला गया है कि मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है और दक्षिण ध्रुव पे 22 दिसंबर आ जाइए। ये देखिए ये है हमारा 22 दिसंबर। अब इसमें देखिए दक्षिण ध्रुव का है यहाँ पे, और सूर्य की किरणें दक्षिण ध्रुव पर सीधे पड़ रही है, देखिए। और आपको पता है कि दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा भी है, मकर रेखा मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, तो वो यहाँ पे है दक्षिण गोलार्ध में, तो इस वजह से हमने देखा कि ये दोनों चीजें वहां पे है। अब चूंकि वहां पे रोशनी पड़ रही है तो वहां पे गर्मी होगी, तो चूंकि सूर्य की किरणें
मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है। लंबवत मतलब ऊपर से पड़ेगी, ऐसा तो नहीं है कि सीधे आएगी, बिल्कुल ऊपर से पड़ेगी। तो हम पर जो लंबवत हो रही है, हम तो धरातल पर खड़े हैं, तो हमारा धरातल है, ऊपर से पड़ रही है, तो क्या पड़ रही है? लंबवत पड़ रही है। इसलिए दक्षिण गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में प्रकाश होता है, बिल्कुल होता है। इसीलिए दक्षिण गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। हमने देखा ज्यादा लाइट कहां पड़ रही है? दक्षिण गोलार्ध में। ज्यादा बड़े दिन कहां होंगे? दक्षिण गोलार्ध में। वहां पे उत्तरी गोलार्ध में पड़ रही थी, उत्तरी गोलार्ध में बड़े दिन थे। यहाँ पे दक्षिण भाग में पड़ रही है, दक्षिण गोलार्ध में बड़े दिन होंगे। और इसका उल्टा ही जो है उत्तरी और दक्षिण दोनों में होगा। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें होती है यहाँ पे। जहां रोशनी ज्यादा वहां बड़े दिन, जहां रोशनी कम वहां छोटे दिन, और उसी का उल्टा रात्रि के लिए आप बोल सकते हैं। तो इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। देखिए यहाँ पे बता दिया, विपरीत बिल्कुल होती है। पृथ्वी इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम? दक्षिण अयनांत। ये आपका हो गया दक्षिण अयनांत। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है दक्षिण अयनांत और उत्तरी अयनांत क्या होता है और इनके बीच में अंतर बताइए। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। तो 21 मार्च एवं 23 दिसंबर को आ जाते हैं। मगर ये जो ऑस्ट्रेलिया है, इसे भी आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में। इसको एक ऑस्ट्रेलिया नाम दे रखा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ यही बताया कि ऑस्ट्रेलिया दक्षिण गोलार्ध में, तो इस वजह से वहां पे अगर गर्मी हो रही है और गर्मी में ही क्रिसमस मनाया जा रहा है, बस वही बताया गया है यहाँ पे, और कुछ नहीं है। कि ऑस्ट्रेलिया में गर्मी है क्योंकि वो दक्षिण गोलार्ध पे उस टाइम पे, और उत्तर में जो है भारत अगर उत्तर में है, आप तो जानते हैं कि भारत जो है पूर्व में, मगर पूरे उत्तर मान लेते हैं, तो कहाँ पे होगा? भारत में उस टाइम पे क्या पड़ रहा होगा? सर्दी पड़ रही होगी या बारिश हो रही होगी, जबकि वहां पे तो गर्मी है। तो यही कारण है इन सबका। वही बताया गया कि उस टाइम पे गर्मी में क्रिसमस मनाया जा रहा है, हमारे यहाँ सर्दी में मनाते हैं। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है, और इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, और इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात दिन बराबर होते हैं, और इसे विषुव कहा जाता है। क्या कहते हैं? विषुव। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आ जाइए, इसको देखिए, 23 सितंबर और 21 मार्च। अब यहाँ देखिए सूर्य, सूर्य की किरणें कहाँ पड़ रही है? ये आपका इक्वेटर हो गया मान लीजिए। तो इक्वेटर मतलब विषुवत वृत्त हो गया, ये यहाँ, ये यहाँ। ठीक है, अब यहाँ देखिए सीधे विषुवत वृत्त पे पड़ रही है। ठीक है, तो इस टाइम पे क्या होगा? इधर भी रात और दिन दोनों इक्वल होंगे, ना रातें बड़ी होगी ना दिन बड़े होंगे, दोनों समान होंगे, इधर भी वही होगा। ठीक है, तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? इस स्थिति को हम कहते हैं विषुव, विषुव। ठीक है, चलिए ये हो गया, हमने विषुव देख लिए। चलिए आगे चलते हैं। 23 सितंबर को उत्तरी, ये उनरी यहाँ पे करेक्ट कर लीजिए, उनरी नहीं उत्तरी है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। जहां जहां उनरी लिख रहा हो वहां उत्तरी कर लीजिए। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु क्यों होगी भाई? सीधी सी बात है, 23 सितंबर का वक्त है, और हम यहाँ पे देख रहे हैं शरद का मतलब क्या होता है? इधर देखिए, यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध है, ये यहाँ पे क्या होगी? 23 सितंबर को वसंत ऋतु होगी। ये यहाँ पे भी करेक्शन है, सॉरी करेक्शन नहीं है, यहाँ ऊपर जो है शरद ऋतु है और नीचे जो है वसंत ऋतु है, और यहाँ पे वसंत ऋतु ऊपर है और शरद ऋतु ऊपर है। तो शरद ऋतु जो है उत्तर की साइड में होगी और वसंत ऋतु जो है नीचे की साइड में होगी। ठीक है, ये यहाँ पे है, यहाँ पे हमने ये देख लिया। चलिए आगे चलते हैं। जबकि दक्षिण गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। दक्षिण गोलार्ध में क्या होगा? वसंत ऋतु होगी। वसंत ऋतु मतलब अब इसके बाद सिर्फ सर्दी आने वाली है, और शरद ऋतु मतलब गर्मी आने वाली है। तो 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत हो जाती है, और फिर 21 मार्च को बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, जैसे हमने उत्तरी अयान दक्षिणी अयान में पढ़ा था। वैसे जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु होगी और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। यहाँ पे देखिए, जब उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु, यहाँ पे
तो इधर देखिए, इधर दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु, इधर दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु, तो उधर दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु। तो इस तरीके की चीजें जो है हो जाती है। उसमें नॉर्थ में जो है मतलब उत्तरी गोलार्ध में शरद वसंत ऋतु। ये उल्टे हैं एक दूसरे के, ये भी उल्टे हैं, ये भी उल्टे हैं, मगर ये पास है, ये दूर है। अगर पूछा जाए रोशनी कहाँ ज्यादा पड़ती है, तो पड़ती यहाँ पे ज्यादा है। इधर देखिए पास पास, इधर ये तो बहुत दूर हो गई। तो ये बात, तो हमने जो है यहाँ तक ये कर लिया। और इस प्रकार से क्या है, इस प्रकार से स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण के कारण दिन और रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। दिन रात और ऋतुओं में जो है परिवर्तन होता है इसकी वजह से, ये हमने देख लिया। तो ये हमारा जो है पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। बाकी जो चीजें हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।